नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। भारत की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने भारत को सिर्फ SU-57 स्टेल्थ फाइटर बेचने का प्रस्ताव नहीं दिया, बल्कि ऐसा पैकेज ऑफर किया है जिससे भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन और इसके अलावा भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन, AI आधारित फीचर और यहां तक कि भारतीय वायुसेना के लिए विशेष ट्विन सीटर वेरिएंट को विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है। अगर ये डील होती है तो यह भारत और रूस के रक्षा संबंधों में सबसे बड़े समझौतों में से एक मानी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत वास्तव में SU-57E को खरीदेगा? क्या इससे एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा? और रूस आखिर भारत को इतना बड़ा प्रस्ताव क्यों दे रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को विस्तार से समझेंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत और रूस के बीच में SU-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को लेकर बातचीत अब एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसमें शुरुआत में कुछ और जो विमान है वो तैयार करके भारत को सीधे हम देंगे और बाद में जो बाकी के विमान है उसका निर्माण भारत में किया जाएगा। इसके बाद भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए जो लाइसेंस प्रोडक्शन है वो हम शुरू करवाएंगे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तत्काल नीड को भी हम ध्यान में रखेंगे। यानी केवल विमान खरीदने के बजाय भारत को निर्माण तकनीक और उत्पादन में भी भागीदारी देने की बात रूस की तरफ से कही जा रही है। हालांकि यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब तक भारत सरकार, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारतीय वायुसेना की ओर से इस प्रस्ताव की कोई आधिकारिक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न ही उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि भारत अपना रिस्पॉन्स कब तक भेजेगा। हालांकि इस खबर को फिलहाल जो रशियन मीडिया है उसमें काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि बातचीत एडवांस स्टेजेस पे पहुंच चुकी है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार रूस का ऑफर केवल लाइसेंस प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई बड़े प्रस्ताव शामिल हैं। पहला प्रस्ताव तो यह है कि विमानों का निर्माण भारत में होगा, जहां पर जिस तरह से SU-30 MKI का निर्माण HAL ने किया था, उसी प्रकार से SU-57E का निर्माण भारत में किया जा सकता है। दूसरा प्रस्ताव यह है कि भारतीय हथियारों और सिस्टम्स का इंटीग्रेशन। इसका मतलब भविष्य में भारतीय मिसाइलें, भारतीय एवियोनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे जो स्वदेशी उपकरण हैं वो SU-57E में लगाए जा सकते हैं। इससे विदेशी निर्भरता कम होगी। और तीसरा प्रस्ताव ये है कि भारतीय वायुसेना के लिए विशेष ट्विन सीटर SU-57 है उसका संयुक्त विकास किया जाएगा। 2 सीट वाला संस्करण प्रशिक्षण, मिशन कमांड और भविष्य में लॉयल विंगमैन या CCA ड्रोन के संचालन के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। चौथा प्रस्ताव यह है कि रूस भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने की बात भी कर रहा है, यानी केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं बल्कि भारत की जो निजी कंपनियां हैं उनको भी सप्लाई चेन में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी विशेषज्ञ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण भी कर चुके हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले 2 दशकों से SU-30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन भी कर रही है। इसीलिए रूस का मानना है कि भारत के पास पहले से जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभव है इस प्रकार के विमान के निर्माण के लिए वो पहले से ही मौजूद है और अगर भविष्य में समझौता होता है तो उत्पादन अपेक्षाकृत जल्दी शुरू किया जा सकता है। तो SU-57E की जो तकनीक है इसको लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। रूस का SU-57E पूर्ण 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान माना जाता है। रूस ने मुख्यतः इसे अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II और चीन के J-20 के जवाब में बनाया था। इसकी अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसका रडार सिग्नेचर काफी कम है, यानी इसको रडार पे देख पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसमें हमें एडवांस एसा रडार देखने को मिलता है। आमतौर पर जो रशियन विमान है वो अपने पुराने जनरेशन के रडार को लेकर काफी क्रिटिसाइज किए जाते रहे हैं, लेकिन SU-57 में हमें एक नया रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा जहां पर हमें एक नया एसा रडार देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा हमें इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेंगी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सुपीरियर मनोवरेबिलिटी और लंबी दूरी की जो एयर टू एयर क्षमता है वो हमें देखने को मिलने वाली है और AI आधारित जो सहायता प्रणाली है वो भी देखने को मिलेगी। रूस का दावा है कि विमान में आधुनिक सेंसर फ्यूजन तकनीक भी मौजूद है जिससे पायलट को युद्ध क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से जानकारी प्रदान करवाई जा सकती है। अब रूस का दावा है कि SU-57 को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में इस्तेमाल किया गया है। रूस का ये कहना ये है
कि जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी उस दौरान बहुत सारे जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन है वो SU-57 ने एग्जीक्यूट किए। हालांकि इन अभियानों की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, लेकिन रूस इसे विमान के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहा है। रूस का कहना है कि इससे विमान की वास्तविक परिस्थितियों में जो क्षमता है वो ऑलरेडी साबित हो चुकी है, क्योंकि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम इसको देख भी नहीं पाए थे। तो यहाँ पर रूस की तरफ से दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। अब भारत क्या करता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। रही बात भारत की, तो अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो भारत को कई संभावित फायदे मिल सकते हैं। पहला फायदा ये है कि 5वीं पीढ़ी की क्षमता जल्दी मिलेगी। दूसरा फायदा ये है कि भारतीय उद्योगों को बड़ा काम मिलेगा। तीसरा फायदा यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हथियारों के इंटीग्रेशन की जो जिम्मेदारी है वो दी जाएगी और उनका उत्पादन कार्यक्रम भी काफी बड़ा हो जाएगा और भविष्य में निर्यात के अवसर भी बन सकते हैं अगर समझौते में इसकी अनुमति हो तो। लेकिन यहाँ चुनौतियां भी हैं। हालांकि हर चीज इतनी आसान नहीं है जितनी हमने डिस्कस कर लिया, जितना हमने बात कर लिया। इतने बड़े प्रोग्राम में जाहिर सी बात है कुछ अड़ंगे भी होंगे, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या रूस वास्तव में महत्वपूर्ण तकनीक का पूरा ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी रूस इन चीज़ों के लिए थोड़ा बदनाम है। दूसरी बात यहाँ पर यह है, या दूसरा सवाल ये है कि क्या भारत भविष्य में अपने स्तर पर इन विमानों में अपग्रेड कर पाएगा या बार बार हमें SU-57 के तरफ देखना पड़ेगा। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास को प्रभावित कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना कर सकता है, इसका भी जवाब चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या इसकी लागत भारत के बजट के अनुरूप होगी। ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले और बाद में पता चले कि ये तो हमारे बजट को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है, और अगर हमने यहाँ पर पैसे खर्च किए तो फिर तेजस मार्क 2 AMCA और TEDVF जैसे प्रोग्राम जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और इन सभी सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, और अगर आए भी हैं तो पब्लिकली उनको नहीं रखा गया है सामने। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत सीमित संख्या में भी SU-57 को खरीदता है तब भी AMCA परियोजना जारी रहेगी। AMCA भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और ये लंबे समय के लिए भारत की रणनीतिक आवश्यकता है। SU-57 अगर आता भी है तो वो एक अंतरिम समाधान या क्षमता बढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म के रूप में ही देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर रूस ने भारत को एक बेहद आकर्षक पैकेज देने की कोशिश की है, जिसमें तैयार विमान, भारत में निर्माण, भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन, ट्विन सीट वेरिएंट, AI आधारित सिस्टम और भारतीय उद्योगों की भागीदारी जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन याद रखिए, अभी जो है मामला अभी प्रस्ताव के रूप में है और भारत सरकार ने इसमें आधिकारिक बयान नहीं दिया है, और उनका ही आधिकारिक बयान यहाँ पर मान्य होगा। इसलिए अंतिम निर्णय आने तक इसे एक संभावित रक्षा प्रस्ताव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या अब भारत को मान जाना चाहिए और ये डील फाइनलाइज कर लेनी चाहिए? आप हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।